नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में जो हमने आपके वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का सिलेबस आपके लोगों के सामने डिस्कस किया था, उस सिलेबस का पहला जो पॉइंट है वो राजस्थान में जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, उन सभ्यताओं के बारे में दे रखा है। जिनमें से पहली सभ्यता जो दे रखी है वो है आपके कालीबंगा। कालीबंगा के अतिरिक्त आपके वहां पर आहड़ है, गणेश्वर है और बैराट है। ये चार आपके सभ्यताओं के जो केंद्र हैं, संस्कृतियों के जो केंद्र हैं राजस्थान में, उनको हमारी पहली यूनिट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आज से हम आपके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें आपके पहला जो टॉपिक ले रहे हैं हम वो कौन सा ले रहे हैं? कालीबंगा। पहला टॉपिक कौन सा लिया जा रहा है? कालीबंगा। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो कालीबंगा भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल आपके कौन सा है? कालीबंगा है। ठीक है ना। पहला स्थल से तात्पर्य यहां पर राजस्थान में जो सबसे प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा है। अब राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो कालीबंगा एक सभ्यता के रूप में भी हमें दिखाई देता है। कैसे? कालीबंगा की अगर हम विस्तृत रूप से चर्चा करें तो कालीबंगा का सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाई इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? काली चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? काली चूड़ियां। किसका? कालीबंगा का। ठीक है। अब देखिए कि कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ के पश्चात हम देखें कि भाई कालीबंगा की स्थिति कहां पर है। तो स्थिति है घग्गर नदी के बाएं तट पर, हनुमानगढ़ में। राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिला है, उस हनुमानगढ़ जिले में आपकी जो घग्गर नदी है, उस घग्गर नदी के बाएं तट पर कौन सा? कालीबंगा नामक जो स्थल है उस वो आपके अवस्थित है। अब इस स्थल की आपकी खोज किसने कर दी और इस स्थल का उत्खनन किसने कर दिया? ये छोटे छोटे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, खोज की गई। अमलानंद घोष के द्वारा इसके खोज की गई। अब ऐसा नहीं है कि भाई कि अमलानंद घोष ने ही पहली बार कालीबंगा को देखा हो। कालीबंगा को इससे पहले देखिएगा, इनसे पहले टेस्सीटोरी, एलपी टेस्सीटोरी जो कि भाषाविद थे, ठीक है, टेस्सीटोरी ने इस स्थल को देखा तथा इसे प्रागैतिहासिक स्थल बताया। भाषाविद थे एक एलपी टेस्सीटोरी। टेस्सीटोरी ने सबसे पहले कालीबंगा का जो स्थल है उसको देखा और उसको आपकी प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में पहचाना कि भाई कि यहां पर कोई प्रागैतिहासिक सभ्यता या पाषाण काल का जो केंद्र है वो यहां पर स्थित है। ठीक है। लेकिन अमलानंद घोष ने इसकी पहचान की कि भाई कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का या कालीबंगा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जिसका विकास आपके बीकानेर से हनुमानगढ़ तक के क्षेत्र में फैली सोथी ग्रामीण संस्कृति से हुआ है। और उस सोथी ग्रामीण संस्कृति को अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। अब इसका उत्खनन आपके किन्होंने किया? तो देखिए 1961 से 69 ईस्वी
बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे, जगपति जोशी, एंड टीम के द्वारा। तो बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे, जगपति जोशी एंड टीम के द्वारा आपके उत्खनन किया गया कालीबंगा का कि भाई यहां से क्या क्या सामग्रियां प्राप्त हमें हुई है। अब आपके हमारे देखने की बात है कि भाई हमें देखते हैं कि भाई कालीबंगा का कालक्रम कौन सा है, कौन से कालक्रम की हम चर्चा कर रहे हैं जब हम कालीबंगा की बात करते हैं। तो ये है 2300 से लेकर ±50 1750 BC। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर कार्बन डेटिंग पद्धति जो कि आपके जीवाश्मों के अध्ययन के लिए, जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। डॉक्टर डीपी अग्रवाल के द्वारा इस पर बल दिया गया है। तो 2300 से लेकर के 1750 BC हमने कालीबंगा का, जो कि विकसित कालीबंगा है, विकसित कालीबंगा का कालक्रम निर्धारित किया है कि भाई 2300 से 1750 BC तक ये सभ्यता यहां पर अपनी विकसित अवस्था में रही होगी। ठीक है, ±50 का यहां पर तात्पर्य है कि आपकी जो कालक्रम है उसमें ±50 का अंतर हमेशा बना रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इस सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं। इस सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है कि ये कैसी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ये एक नगरीय सभ्यता है। दूसरी बात, व्यापार प्रधान सभ्यता है, यानी कि यहां के आर्थिक जीवन का अगर प्रमुख आधार देखा जाए तो कौन सा है? व्यापार वाणिज्य है। तो व्यापार प्रधान सभ्यता है। तीसरी बात हम करें तो ताम्र कांस्य सभ्यता के रूप में भी ये दिखाई दे रही है। तांबे के बाद कांसे का प्रयोग आरंभ हुआ है, तो ताम्र कांस्य सभ्यता भी कौन सी है? यही कालीबंगा सभ्यता है। चौथी बात, साक्षर सभ्यता के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ की एक लिपि है जिसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं हालांकि, लेकिन फिर भी एक साक्षर सभ्यता के रूप में हमें क्या दिखाई देती है? कालीबंगा दिखाई देती है। ठीक है, और आप देखें कि यहां पर संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था। संभवतः कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। कालीबंगा में संभवतः आपके कैसा समाज था? एक मात्र सत्तात्मक समाज यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो विशेषताएं, एक नगरीय सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है, ताम्रकांस्य सभ्यता है, एक साक्षर सभ्यता के रूप में है, और संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज हमें आपके कहां का दिखाई देता है? कालीबंगा का दिखाई देता है। अब हमारी बात रहती है कि भाई विशेषताओं के पश्चात जब इसका इतना बृहद स्तर पर उत्खनन हो गया है, तो उस बृहद स्तर के उत्खनन में क्या क्या सामग्री हमको प्राप्त हुई है, उस प्राप्त सामग्री की चर्चा हम यहां पर करते हैं। प्राप्त सामग्री, प्राप्त सामग्री। देखिए कालीबंगा है, अगर कालीबंगा की हम बात करें तो ये घग्गर नदी है। ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। घग्गर नदी से हमें 3 टीले प्राप्त हुए। इनमें से जो तीसरा टीला है वो आपके सबसे छोटा टीला है,
इस वजह से हमें आपके जो उत्खनन में प्राप्त सामग्री है वो केवल 2 ही टीलों की प्राप्त होती है, तीसरे टीले का उत्खनन नहीं हुआ है। पहली बात, यहां पर जो सभ्यता का उत्खनन होता है वो आपके 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। कितने स्तरीय उत्खनन हुआ है? 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। इस 5 स्तरीय उत्खनन के अंतर्गत देखा जाए कि हमें आपकी कौन सी सभ्यता, यानी कि इस सभ्यता के केंद्र हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, तो ऊपर के जो 3 स्तर हैं उनसे हमें विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कितना इसका? 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। 5 स्तरीय उत्खनन कालीबंगा का आपके कितने स्तरों में उत्खनन हुआ है? 5 स्तरों में उत्खनन हुआ है, जिनमें से आप देखें कि पहले के जो 3 स्तर हैं वहां से हमें विकसित कालीबंगा के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहां पर क्या मिला है? हमें विकसित कालीबंगा के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। जबकि यहां से हमें क्या मिला है कि भाई प्राक कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। यहां पर आपको एक बात याद रखने की है कि अगर किसी स्थल विशेष पर हमें सभ्यताओं के क्रम की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम ऊर्ध्वाधर उत्खनन करते हैं, जैसे हमने ये किया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। अगर किसी स्थल विशेष पर हमें सभ्यता की संपूर्ण जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो हमें आपके कैसा? क्षैतिज उत्खनन करना पड़ता है, ठीक है, जो कि आपके इन स्तरों का फिर बाद के काल में किया गया है, ठीक है। अगर प्राक कालीबंगा की हम बात करें तो प्राक कालीबंगा का जो आपके दुर्ग टीला था, प्राक कालीबंगा के टीले के बाहर से हमें जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत। और जुते हुए खेत हैं तो यहां से हमें दोहरी फसल लिए जाने की जानकारी मिलती है। कैसी फसल? दोहरी फसल। और दोहरी फसल के रूप में आपके संभवतः सरसों और चना की खेती यहां लोग करते होंगे। संभवतः किसकी? सरसों और चना की खेती आपके ये लोग करते होंगे। यहां पर जो हल रेखाएं हैं उनको आपकी ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया है। ग्रिड पैटर्न पर हल रेखाएं हैं। लेकिन देखिए यहां पर एक चीज और आपकी विशेष है कि हमें जुते हुए खेत के निशान तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कालीबंगा में हमें हल की आकृति प्राप्त नहीं हुई है। एक बनावली हरियाणा में एक स्थल है, ठीक है, बनावली हरियाणा नामक स्थल से हमें एक मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई है, लेकिन वो हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं होता। उस हल से यह अनुमान लगा लिया जाता है कि संभवतः आपके लकड़ी के हल रहे होंगे जो समय के साथ नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपके नदियों के बहाव से जो मिट्टी लाई जाती थी वहीं पर तो उत्पादन की क्रिया यहां पर की जाती थी। साथ में यहीं पर यानी कि प्राक जो कालीबंगा स्थल है वहीं पर हमें आपके क्या मिला है? ऊंट की हड्डियां भी मिली है। ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, ठीक है। अब यह माना गया कि ये जो प्राक कालीबंगा का जो स्थल है वो कोई भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा यहां पर आई होगी। भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा यहां आई होगी, उससे आपके इस प्राक कालीबंगा स्थल का क्या हो गया? नाश हो गया। और यहीं पर विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीले का निर्माण किया गया। विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीले का निर्माण आपके कहां किया गया है? जो प्राक कालीबंगा का जो स्तर है वहीं से हमें आपके वो प्राप्त हुआ है। अर्थात आपके कि यहां से हमें आपके भूकंप के साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः आपके जो प्राक कालीबंगन बस्ती है उसका भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से नाश हो गया और उसी आपके स्थल पर बाद में दुर्ग टीले का निर्माण किया गया
और उस दुर्ग टीला इसी कारण नगर टीले से थोड़े ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। नगर टीला निचला शहर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो प्राचीन बस्ती के अवशेषों पर ही बनाया गया है। दूसरा पॉइंट आपके देखें, पहली बात तो आपकी ये हो गई कि इसका उत्खनन हो गया, प्राक कालीबंगन बस्ती मिल गई। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी हम बात करें यहां पर कि भाई कि अगर इसके ऊपर के 3 स्तरों का अध्ययन हम करें तो ऊपर के 3 स्तरों से हमें विकसित कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, और विकसित कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपके 2 भागों में विभक्त थी। देखिए हमने बताया कि ये आपकी कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। यहां पर अगर आप देखें तो आपके 2 तरह के टीले हमको प्राप्त हुए। एक आपके कौन सा है? दुर्ग टीला है, और एक कौन सा है? नगर टीला है। एक कौन सा है? दुर्ग टीला। और देखिए सुनियोजित नगर नियोजन, विकसित कालीबंगा। विकसित कालीबंगा की विशेषता आपकी क्या रही है कि यहां पर सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त हुआ है। सुनियोजित नगर नियोजन। नगर नियोजन प्राप्त होता है। ठीक है, सुनियोजित नगर नियोजन में आपके हमें 2 प्रकार के टीले यहां से प्राप्त हो गए। इन दोनों प्रकार के टीलों को देखें तो ये अलग अलग परकोटे के माध्यम से घेरे गए। दोनों टीलों को अलग अलग परकोटे के माध्यम से घेर दिया गया है। ठीक है, यहां पर इसका भी परकोटा है। अन्य किसी भी बस्ती में हमें ये आपके अवशेष प्राप्त नहीं होते, यानी कि यहां पर हमें आपके अलग अलग, ये आपके कौन सा टीला है? नगर टीला, या इसे पूर्वी टीला भी बोलते हैं। ठीक है, या निचला शहर भी बोलते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया है कि भाई पश्चिमी टीला। इसको दुर्ग, कोट और गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी टीले को दुर्ग, कोट और गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्वी टीले को नगर टीला या पूर्वी टीले के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर देखिए हम बात करना चाह रहे हैं कि भाई कि इनमें यानी कि विकसित कालीबंगा के नगर में आपके कैसी विशेषता थी या क्या व्यवस्था यहां पर थी। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत देखें, सबसे पहले हम पश्चिमी टीले की बात करें। किसकी बात करें? पश्चिमी टीले की। तो यहां पर हमने बताया सुनियोजित नगर नियोजन है, जिसमें आपके 2 बस्तियां हैं, एक पश्चिमी टीला है और एक कौन सा है? पूर्वी टीला है। ठीक है, पश्चिमी टीले की अगर हम चर्चा करें तो पश्चिमी टीले को पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए एक अलग परकोटे से और विभाजित किया गया है। पूरब से पश्चिम कहिए या पश्चिम से पूर्व कहिए, एक ही बात है। यानी कि पश्चिमी टीले का यानी कि दुर्ग टीले को एक अलग परकोटे से उत्तर और दक्षिण के हिस्से में विभाजित कर दिया गया है। जो उत्तर का हिस्सा है यहां पर संभवतः संभ्रांत वर्ग का निवास रहा होगा। किसका निवास रहा होगा? संभ्रांत वर्ग का निवास। वर्ग का निवास। यानी कि दुर्ग टीले का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्से में संभ्रांत वर्ग का निवास यहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर हम दूसरी बात करें कि भाई यहां पर क्या था कि यहां पर हमें 5-6 मिट्टी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। 5-6 मिट्टी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इन चबूतरों पर एक पर तो एक यज्ञ कुंड और एक कुआं। देखिए 5-6
मिट्टी के चबूतरे, मिट्टी के चबूतरे। इन चबूतरों में से एक पर क्या है, एक तो कुआं है और कुएं के साथ आपके क्या है, हवन कुंड है। कुएं के साथ क्या है, हवन कुंड है। ठीक है, वहीं पर जो आपके एक अन्य चबूतरा है, उस अन्य चबूतरे से हमें कितने 7 हवन कुंड एक के बाद एक पंक्तिबद्ध रूप से प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें आपके 7 पंक्तिबद्ध यज्ञ वेदियां, एक अन्य चबूतरे से हमें 7 यज्ञ वेदी प्राप्त हुई हैं, जबकि एक चबूतरे से एक कुआं और हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदी प्राप्त हुई है। अगर यज्ञ वेदियों की कुल संख्या कालीबंगा से कितनी प्राप्त हुई है ये पूछ लिया जाए तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एक चबूतरे से तो 7 और एक अन्य चबूतरे से एक और अतिरिक्त प्राप्त हमें होती है। ठीक है, यहां पर चारों तरफ से आपके दुर्ग में प्रवेश संभव था, लेकिन जो इसका दक्षिणी द्वार है यहां पर हमें 2 आरक्षक कक्ष भी मिले हैं। देखने को क्या मिले हैं, आरक्षक कक्ष, यानी कि 2 गार्ड रूम टाइप भी आपके यहां पर बने हुए हैं, वो भी हमें यहां देखने को प्राप्त होते हैं। तो पश्चिमी टीले में, पश्चिमी और पूर्वी टीले में विभाजित है। पश्चिमी टीले को दुर्ग, कोट और गढ़ी के नाम से जाना गया है। पश्चिमी टीले को आपके उत्तर और दक्षिण 2 आपके हिस्सों में विभाजित किया गया है, एक परकोटे के माध्यम से जो सिंधु सभ्यता में अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता, केवल कालीबंगा में ही प्राप्त होता है। और दूसरी बात देखें कि यहाँ पर आपके जो दक्षिणी हिस्सा है दुर्ग टीले का, उसमें क्या प्राप्त हुआ है हमें, एक चबूतरे पर एक यज्ञ कुंड यानी हवन कुंड और आपके कुआं प्राप्त हुआ है, जबकि एक अन्य चबूतरे पर 7 पंक्तिबद्ध रूप से यज्ञ वेदियां हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये बात आपके यहां पर रही। दूसरी बात आपके देखिए कि जो ये परकोटा बनाया गया है इसमें आपके उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए यहां सीढ़ियां भी बनाई गई, जिससे आपके उत्तरी हिस्से के लोग किन्हीं आपके धार्मिक कर्मकांडों के लिए दक्षिणी हिस्से में प्रवेश पा सके, तो वहां पर आपकी सीढ़ियों की भी व्यवस्था की गई है। ये हमारे आपके दुर्ग टीले की बात है। ठीक है, अगर नगर टीले में हम देखें और एक आपके बात यहां पर पूरी सभ्यता के संदर्भ में देखें तो देखिए, संपूर्ण सभ्यता में समकोण पर काटती हुई क्या मिलती हैं, सड़कें मिलती हैं। संपूर्ण सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती हैं। मुख्य सड़क से आपकी क्या निकलती हैं, गलियां। मुख्य सड़क से क्या निकलती हैं, गलियां। देखिए ये आपकी क्या है, सड़क। सड़क सामान्यतः आपकी कैसी थी, कच्ची। सड़क सामान्यतः कैसी थी, कच्ची थी, लेकिन यहां पर मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास भी देखा जाता है। पक्का करने का प्रयास आपके कहां पर, कालीबंगा में देखने को मिला है। जिस प्रकार मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास किया गया है, उसी प्रकार कालीबंगा में भी मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास हमें देखने को मिलता है। सामान्यतः कालीबंगा में सड़कें कैसी थीं, कच्ची थीं। सामान्यतः कालीबंगा में सड़कें कैसी हैं, कच्ची हैं, लेकिन मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास यहां दिखाई देता है। ठीक है, सड़कों से क्या निकलती हैं, गलियां, और मकानों के दरवाजे कहां खुले हैं, इन गलियों में। ठीक है, अगर हम आपके सड़क व्यवस्था के पश्चात देखिए भवन निर्माण की बात करें, एक तो हमने आपकी क्या बात की, सड़क व्यवस्था की। सड़क व्यवस्था में मैंने आपको बता दिया कि सड़कें कैसी हैं, कच्ची हैं, लेकिन कालीबंगा में मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास देखने को मिलता है। दूसरी बात आपके, अगर भवन निर्माण को देखा जाए, भवन निर्माण को देखा जाए तो भवन निर्माण के क्षेत्र में आप एक बात देखिएगा कि मान लो ये भवन है
और भवन का प्रवेश द्वार कहाँ खुल रहा है? गली में। भवन में आपके बीचों बीच में क्या है? एक चौक है और आपके 5 से 6 क्या है यहाँ पर? कमरे। 5 से 6 क्या है? कमरे। और मकानों के दरवाजे यानी कमरों के दरवाजे किस में खुल रहे हैं? चौक में खुल रहे हैं। ठीक है, देखिए कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है। ईंटों का अनुपात अगर देखा जाए तो कितना है? 4:2:1 है। अगर इन ईंटों की चुनाई देखी जाए तो चुनाई आपके कैसे की गई है कि इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर आधारित है। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर आधारित क्या है? इनकी चुनाई है। ठीक है, किनकी? इन ईंटों की। दूसरी बात आपके देखिएगा, एक पल्ले के किवाड़ हैं। भवन में एक पल्ले के क्या हैं? किवाड़। दूसरी बात, 4 से 5 क्या हैं? कमरे। साथ में क्या है? एक रसोई घर, एक स्नानागार और एक कुआं। ये चीजें हमें आपके कहां दिखाई दे रही हैं? कालीबंगा में दिखाई दे रही हैं कि भाई कालीबंगा के मकान हैं, कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। इससे क्या पता लगता है कि कालीबंगा की जो बस्ती है वो अन्य बस्तियों की अपेक्षा एक दीनहीन और गरीब बस्ती के रूप में रही होगी। ठीक है, दूसरी बात, ईंटों का अनुपात कितना है? कि 4:2:1 है। ठीक है, चुनाई इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर आधारित है। एक पल्ले के किवाड़ प्रयोग में लिए गए हैं। 4 से 5 कमरे, रसोईघर, स्नानागार और कुआं आपके भवनों में हमें दिखाई देते हैं। यहां पर एक कमरे में हमें अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। ये अलंकृत ईंटें कैसी हैं? जिन्हें प्रतिच्छेदी व्रतों के माध्यम से सजाया गया है। व्रत के माध्यम से क्या सजाया गया है? जैसे आपके 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, 4 व्रत, ऐसे आपके इनको सजाया गया है। ठीक है, तो आपके अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिल गए? कालीबंगा से प्राप्त हो गए। यहां पर आपके मकान की चुनाई आपकी कैसी है? इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर आधारित है। कच्ची ईंटों के मकान हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना कि यहां पर पक्की ईंटों का भी प्रयोग है, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग ज्यादातर नालियों में है। पक्की आपके कहां पर हैं? ज्यादातर नालियों में है। लेकिन नालियों के अंतर्गत भी सार्वजनिक नाली व्यवस्था का अभाव है। नालियों का अभाव है। सार्वजनिक नालियों का अभाव हमें कहां देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में या कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलता है। और यहीं पर हमें आपके कुछ लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत मिलते हैं। लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत आपके कहां से प्राप्त होते हैं? हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो ये कालीबंगा का आपके क्या है? भवन निर्माण है। अर्थात भवन आपके कैसे हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। ठीक है, मकानों में आपके क्या हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण आपके ये गरीब बस्ती के रूप में दिखाई दे रही है हमें। दूसरी बात, ईंटों का अनुपात आपके कितना है? कि भाई 4:2:1 है। ठीक है, सार्वजनिक नालियों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होते। अलंकृत ईंटें हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है ना, कहाँ से? कालीबंगा से। अब तीसरी बात आपके हमारे यहाँ पर जो देखने को मिलती है इसमें वो ये है कि भाई कि यहाँ पर समाधान की स्थिति कैसी थी, मृतक को आपकी किस प्रकार से दफनाया जाता था, उससे यहाँ के सामाजिक जीवन पर
दृष्टिपात होता है, सामाजिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिएगा जब हम ये टॉपिक आपके हमारे सभ्यताओं के पूरे हो जाएंगे तो याद रखना हम आपके एक क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों का यहाँ पर लेंगे, तो आप लोग ध्यान से आपके एक एक शब्द को सुने, ठीक है, उसको याद रखें और एक बार आपके इसको मेमोराइज करते हुए आगे बढ़ते चलें। हालांकि पीडीएफ भी डलवाने का प्रयास मैं इनके साथ ही आप लोगों के करूंगा। तो देखिएगा तीसरा पॉइंट आपके इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट हमें जो यहां पर देखने को मिलता है वो आपके क्या है, समाधान। यहां पर क्या है, समाधान। समाधान से आपके तात्पर्य है कि भाई मृतक को दफनाने का प्रबंध आपके यहां पर कैसा था। ठीक है, तो याद रखना कि कालीबंगा में जो कब्रिस्तान है वो गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में था। अगर यहां पर देखा जाए कि भाई कब्रिस्तान जो इन लोगों का था वो कहां पर था, कि भाई गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में था। कालीबंगा में अगर कब्रिस्तान को देखा जाए तो वो गढ़ी यानी दुर्ग टीले के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर समाधान के 3 प्रकार थे। तीनों प्रकारों में अगर आप देखें तो एक आपके कैसा था, पूर्ण समाधान था, एक आंशिक समाधान था, और एक दाह संस्कार था। इन तीनों विधियों में अगर देखा जाए कि भाई सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो वो सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी थी, सर्वाधिक प्रचलित, ये थी आपके पूर्ण समाधान की। सर्वाधिक प्रचलित विधि आपके कौन सी थी, पूर्ण समाधान की विधि थी। हालांकि 3 प्रकार के समाधान हमें देखने को मिल रहे हैं, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। ठीक है, अब यहां पर समाधानों की कोटि देखी जाए कि हमें आपके इन 3 प्रकार के समाधानों में कितने समाधान, यहां से कब्रें कितनी प्राप्त हो रही हैं, तो देखिएगा कुल 37 समाधान हमें प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं, कुल 37 समाधान प्राप्त हुए हैं। अब ये समाधान आपके कैसी कैसी कब्रों के रूप में यहां से मिले हैं, तो देखिएगा एक मिले हमें अंडाकार गड्ढे, एक आयताकार गड्ढे और एक गोल गड्ढे। अंडाकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं, एक आयताकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं, एक गोल गड्ढे प्राप्त हुए हैं। एक अंडाकार, आयताकार और गोल गड्ढे हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब इनमें आपके अगर अंडाकार गड्ढों में देखें तो देखिएगा एक तो आपके कंकाल प्लस सामग्री, इनमें क्या मिली है हमें, केवल सामग्री। इनमें भी हमें क्या मिली है, केवल सामग्री। यानी कि अगर मानवीय अस्थि अवशेष देखे जाएं तो वो हमें केवल कहां से प्राप्त हो रहे हैं, जो अंडाकार गड्ढे यहां से प्राप्त हुए हैं उनमें हमें प्राप्त हो रहे हैं, और इनकी संख्या है 15। इनकी संख्या कितनी है, 15, प्लस आपके 5 किनकी है, आयताकार, प्लस 17 किनकी है, टोटल आपकी कितने हो गए, 37। इनका ये मान लिया जाता है कि कहीं बाहर जाकर के कोई व्यक्ति मर गया होगा, जब उसका कंकाल यानी कि शव नहीं आ पाया तो उससे संबंधित सामग्री को दफना करके ही आपके इतिश्री वहां पर कर दी गई। तो इस तरह के समाधान हमें प्राप्त होते हैं। अब मृतक व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति में आपके देखिए, मृतक अगर कोई है तो मृतक का जो सिर होता था उस सिर को तो आपके कहां पर, नॉर्थ में,
और पैर जो होते थे, पैर को आपके कहां पर, साउथ में दफनाया जाता था, ठीक है। और पीठ के बल लिटाते थे, कब्र में कैसे लिटाते थे, पीठ के बल। सिर आपके कहां रखते थे, नॉर्थ में, और पैर कहां रखते थे, साउथ में, और पीठ के बल उसको लिटा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन कालीबंगा से एक शव हमें ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें उसके सिर को कहां रखा गया है, साउथ में, और पैर को कहां रखा गया है, नॉर्थ में, और पेट के बल लिटाया गया है, ठीक है ना। तो वो आपके क्या हो गया, इनका अपवाद हो गया। तो यहां पर देखिए अपवाद, पेट के बल लिटाया शव जिसका सिर साउथ में है, जिसका सिर आपके कहां पर रखा गया है, साउथ में रखा गया है, ऐसा भी हमें कंकाल यहां से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आपके देखिएगा, एक आपके शारीरिक दोष युक्त कंकाल, शारीरिक दोष युक्त कंकाल, यानी एक कंकाल ऐसा प्राप्त हुआ है जिसके बाएं हाथ की जो कलाई की हड्डी है वो दाएं हाथ की हड्डी से थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो शारीरिक दोष युक्त कंकाल भी हमें कहां से मिल गया, कालीबंगा से मिल गया। अगली बात, जले शव का उदाहरण और कहीं से प्राप्त नहीं होता। अब हम ये भी नहीं मानते कि भाई कि संभवतः आपके यहाँ दाह संस्कार किया गया होगा, ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन एक शव पर आपके जले हुए निशान हमें प्राप्त होते हैं कि भाई कि इसको जलाया गया है, ठीक है। दूसरी बात, एक कब्र से तांबे का दर्पण, एक कब्र से तांबे का दर्पण, तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। एक खोपड़ी प्राप्त हुई है और इस खोपड़ी में आपके क्या हैं, 6 छेद हैं, 6 क्या हैं, छेद। इससे क्या पता लगता है कि संभवतः ये शल्य क्रिया से परिचित रहे होंगे, शल्य क्रिया से परिचित रहे होंगे। तो ये हमारी समाधान पद्धति से रिलेटेड आपकी कुछ एक बातें हैं जिनमें हमने बता दिया कि भाई कुल 37 कब्रें यहां से प्राप्त हुई हैं, जिनमें जो अंडाकार कब्रें हैं उनमें हमें कंकाल के साथ सामग्री प्राप्त होती है, मृदभांड इत्यादि प्राप्त होते हैं। वो आपकी संख्या में कितनी है, 15। कंकाल का जो यानी कि शव का जो सिर है वो नॉर्थ में रखा जाता था, पैर साउथ में रखे जाते थे और पीठ के बल उसको लिटाया जाता था। लेकिन हमें आपके एक ऐसा भी कंकाल प्राप्त हुआ है जिसमें पेट के बल उसे लिटाया गया है और उसका सिर साउथ में और पैर नॉर्थ में। एक आपके शारीरिक दोषयुक्त कंकाल भी यहां से मिला है, जले हुए शव का उदाहरण भी यहां से प्राप्त हुआ है, एक कब्र से तांबे का दर्पण भी हमें प्राप्त होता है और एक खोपड़ी में 6 छेद प्राप्त हुए हैं जो कि आपके शल्य क्रिया से परिचित होने की जानकारी हमें देते हैं। किसकी तरह, लोथल की तरह, लोथल की तरह। लोथल आपके गुजरात में है, लेकिन अधिक स्पष्ट साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। अधिक स्पष्ट साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, कालीबंगा से। चौथी बात देखिए, कालीबंगा से और क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। तो यहां से एक बेलनाकार मोहर मिली है, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। अब ये बेलनाकार मोहर है, ये कहां की है, मेसोपोटामिया की है। कहां की है ये, मेसोपोटामिया की है। अब मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर का कालीबंगा से मिलना क्या दर्शा रहा है, ये व्यापारिक संबंधों की ओर संकेत कर रहा है कि संभवतः कालीबंगा के साथ इनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे, इस कारण आपके बेलनाकार मोहर यहां से प्राप्त हो रही है, ठीक है।
अगली बात, एक तांबे का वृषभ प्राप्त हुआ है, तांबे का वृषभ प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हमें तांबे का वृषभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमें आपके देखिए हमने बताया ऊंट की हड्डियों के तो साक्ष्य मिल ही गए, एक भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य भी मिल गए। हमने बताया कालीबंगा हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी संभावित राजधानी थी। ये मत व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में नाम आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा, प्लस डॉक्टर सांकलिया, HD सांकलिया जो कि पूना विश्वविद्यालय के थे। इनका नाम आपकी किसके रूप में आता है कि भाई कालीबंगा, यानी कि स्टुअर्ट पिगट नाम के विद्वान हुए हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां बताया है। उधर डॉक्टर दशरथ शर्मा और HD सांकलिया वो आपके तीसरी संभावित राजधानी किसको बताते हैं, कालीबंगा को बताते हैं। ठीक है, अब अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष, ये किससे, सोथी संस्कृति से विकास बताते हैं। अभी हमने पहले बताया था कि सोथी संस्कृति जो ग्रामीण संस्कृति है, जो बीकानेर से हनुमानगढ़ तक के क्षेत्र में फैली थी, वहां से आपके इसका कालीबंगा का विकास बताया है। इस सोथी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम का नाम दिया है। अमलानंद घोष ने आपके क्या नाम दिया है, कालीबंगा प्रथम नाम दिया है। और बीकानेर से हनुमानगढ़ तक के क्षेत्र में फैली सोथी ग्रामीण संस्कृति से कालीबंगा सभ्यता का विकास बता दिया है। किन्होंने, डॉक्टर अमलानंद घोष ने। ये कुछ बातें हमारी आपकी किनसे रिलेटेड हैं, कालीबंगा से रिलेटेड हैं। लेकिन इसमें एक बात देखिएगा कि भाई पतन कैसे हो गया, तो घग्गर नदी ने मार्ग परिवर्तन कर लिया। तो घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण आपकी किसका पतन हो जाता है, कालीबंगा सभ्यता का पतन हो जाता है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता के विकास और कालीबंगा सभ्यता से आपके मिली महत्वपूर्ण सामग्री के बारे में अगर देखा जाए तो हमने अभी तक आपको बताया है तथ्यों के रूप में जो भी जानकारी आपको दी है, उन जानकारी को एक बार मैं हाईलाइट के रूप में आपको बता दूं। देखिएगा, हमने बताया कि भाई कालीबंगा का अर्थ क्या है कि भाई काली चूड़ियां हैं। कहां पर है कि घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। कौन सा तट है, बायां तट। और कौन सा जिला है कि हनुमानगढ़ है। ठीक है, अगली बात, कब खोज हो गई कि 1952 में। किसने कर दी कि अमलानंद घोष ने। लेकिन इनसे पहले भी किसी ने बताया है क्या कि भाई बताया है कि किसने बताया है कि LP टेसीटोरी ने बताया है, लेकिन एक प्रागैतिहासिक स्थल बताया है इन्होंने। ठीक है, अगली बात, उत्खनन कब हुआ है कि 61 से 69। किसने कर दिया कि भाई BB लाल हैं, BK थापर हैं, MD खरे हैं, जगपति जोशी और इनके सहयोगी हैं। ठीक है, अगली बात, कालक्रम क्या है कि भाई 2300 से 1750 BC जो कार्बन डेटिंग पद्धति पर आधारित है, जिस पर डॉक्टर DP अग्रवाल के द्वारा अपना बल दिया गया है। अगली बात, नगरीय सभ्यता है। विशेषता देखें तो व्यापार प्रधान है, ताम्र कांस्य है, साक्षर सभ्यता है और संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज यहां पर विद्यमान था। अगली बात देखिएगा, 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। पहले के 3 स्तरों से क्या मिली है, विकसित कालीबंगा। नीचे के 2 स्तरों से क्या मिली है हमें, प्राग कालीबंगा। प्राग कालीबंगा से क्या मिल गए, जुते हुए खेत के निशान। कितनी फसल ली जाती थी कि भाई दोहरी फसल। क्या ली जाती थी कि सरसों और चना ली जाती थी। ठीक है, और क्या मिल गई कि ऊंट की हड्डियां मिल गई प्राग कालीबंगन स्तर से। और
कि भाई भूकंप के साक्ष्य मिल गए जिन्होंने आपके प्राक कालीबंगन बस्ती का संभवतः विनाश किया था। ठीक है, अगली बात देखो, विकसित कालीबंगा में देखें तो दुर्ग टीला और नगर टीला 2 टीलों में विभाजन हो गया। दोनों टीलों को अलग अलग परकोटे से घेरा गया है। दुर्ग टीले को आपके पूर्व से पश्चिम को जाती हुई एक परकोटे से अलग से और विभाजित कर दिया है। दुर्ग टीले के दक्षिणी हिस्से में 5 से 6 मिट्टी के बने चबूतरे हैं। इन चबूतरों पर क्या है कि एक पर कुआं और हवन कुंड है, दूसरे पर 7 यज्ञ वेदियां हमें पंक्तिबद्ध मिली हैं। दक्षिणी द्वार पर 2 आरक्षक कक्ष भी प्राप्त हुए हैं, गार्ड रूम टाइप प्राप्त हुए हैं। अगली बात आप देखें कि भाई चारों तरफ से प्रवेश का संभव था, आपके इसमें कच्ची ईंटों का बना परकोटा था, सुरक्षा के लिए बुर्जें बनाई गई थी। ठीक है, दुर्ग टीले को, अगर नगर टीले को देखें तो समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं। सड़कें सामान्यतः कैसी थी, कच्ची, लेकिन मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसा कि मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, अगली बात आपके अगर भवन निर्माण को देखें तो भवन निर्माण कैसा है कि भाई कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है। कच्ची ईंटों के भवन है तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः कालीबंगा की बस्ती एक गरीब और दीनहीन बस्ती रही होगी। दूसरी बात, ईंटों का अनुपात कितना है कि 4:2:1 है। ठीक है, चुनाई कैसी है कि इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर एक पल्ले के किवाड़ हैं, 4 से 5 कमरे, रसोईघर, स्नानागार और कुआं है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिल गए हमें, कालीबंगा से, जो और कहीं से प्राप्त नहीं होते। ठीक है, प्रतिच्छेदी व्रतों के माध्यम से सजाया गया है उन्हें। सार्वजनिक नालियों का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। और देखिए टोटल कितने समाधान मिल गए, 37, जिनमें कंकाल मिले हैं वो कितने हैं कि भाई 15। मृतक का सिर किस दिशा में रहता था कि भाई उत्तर दिशा में। ठीक है, शारीरिक दोष युक्त कंकाल कहां से मिल गया, कालीबंगा से। जले हुए शव का उदाहरण कालीबंगा से। कब्र से तांबे का दर्पण कालीबंगा से। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य आपके कहां से मिल गए, कालीबंगा से मिल गए। ठीक है, अगली बात आपकी क्या बताई, बेलनाकार मोहर जो कि मेसोपोटामिया की है, कहां से मिली हमें, कालीबंगा से मिली है। जो किनकी ओर संकेत कर रही है, व्यापारिक संबंधों की ओर संकेत कर रही है। तांबे का वृषभ कहां से मिल गया, कालीबंगा से। कालीबंगा आपके सैंधव साम्राज्य की तीसरी संभावित राजधानी थी, किसने बताया है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने बताया है। ठीक है, अमलानंद घोष ने कहां से विकास बताया है कि भाई सोथी संस्कृति से, जिसे इन्होंने कालीबंगा प्रथम नाम दिया है। और अगर आप बात देखें तो पतन कैसे हो गया कि घग्गर नदी ने मार्ग परिवर्तन कर लिया अपना, इस वजह से आपके कालीबंगा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो कालीबंगा जैसी सभ्यताओं के बारे में जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः सुमेलित कीजिए या असुमेलित छांटिए वाले प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, जिनकी चर्चा हम अगली क्लासों में करेंगे आप लोगों से कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आपके इन सभ्यताओं से बन सकते हैं, टॉपिक को, यूनिट को पूरा होने के पश्चात। ठीक है, तो ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। अब नेक्स्ट सभ्यता के साथ अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।